एक आदमी बांग्लादेश में हो रही हिंसा से डरता है, अपना डर फेसबुक पर दुनिया को बताता है और 15 दिन बाद उसका डर सच साबित होता है। भीड़ उसकी हत्या कर देती है। पड़ताल होती है तो वही चिंताजनक ट्रेंड सामने आता है जिसमें लगातार सुनियोजित तरीके से हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। 12, 18, 24 और 29 दिसंबर, 1 और 5 जनवरी, ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं। शरद चक्रवर्ती, दीपू चंद्र दास, अमृत मंडल, प्रंतोष, ब्रजेंद्र और खोकोन चंद्र सिर्फ नाम नहीं है, ये बांग्लादेश के मुंह पर लगी कालिक है जो उन्होंने अपने हाथ से रगड़ रगड़ कर मली है। और अब इसमें क्रिकेट को भी घसीट लिया है। जिस बांग्लादेश से लाखों लोग जिंदगी बचाने, इलाज कराने भारत आते हैं, वहीं के क्रिकेट बोर्ड को अचानक से अपने खिलाड़ी भारत में सुरक्षित नजर आने लगे हैं। ये बात भुलाकर कि उनका सबसे बड़ा क्रिकेट स्टार शाकिब अल हसन खुद बांग्लादेशी भीड़ के डर से आज तक स्वदेश नहीं लौट पाया है। आज के शो में इसी पर विस्तार से बात करेंगे। अंततः आई उत्तर प्रदेश SIR की ड्राफ्ट लिस्ट पर भी हो रही राजनीति को टटोलेंगे और जानेंगे JNU में प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के खिलाफ लगे विवादित नारों पर एक्शन क्या हुआ। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। Brought to you by गोल्डी मसाले। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। 5 जनवरी को बांग्लादेश में एक हिंदू समाचार संपादक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। नाम राणा कांति बैरागी, जेसोर जिले के रहने वाले थे राणा। खबर के बाद रात होते होते एक और खबर आ गई। नरसिंदी जिले में एक और हिंदू की हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 40 साल के शरद चक्रवर्ती मणि के तौर पर हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक मणि एक किराना दुकान चलाते थे। 5 जनवरी की रात अचानक से कुछ अज्ञात हमलावर पहुंचे, धारदार हथियारों से मणि पर हमला किया और फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल मणि को अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। 19 दिसंबर को मणि ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा था। बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा पर चिंता जताई थी। बांग्लादेश में बीते 18 दिनों में कम से कम 6 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है। सिलसिला 18 दिसंबर से शुरू हुआ था जब दीपू चंद्र दास को बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला गया था। उनके शव को एक पेड़ से बांध करके आग लगा दी गई थी। इस तरह की ग्राफिक डिटेल बताने में आत्मा सिहरती है, लेकिन बता सिर्फ इसलिए रहे हैं ताकि पड़ोसी मुल्क में बजबजाती हुई नफरत को सबके सामने लाया जा सके। इंडिया टुडे वेबसाइट में छपी शौनक सान्याल की रिपोर्ट बताती है कि स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के विश्लेषण से पता चला है कि पिछले 35 दिन में हिंदू समुदाय के 11 लोग बांग्लादेश में मारे गए हैं। ये आंकड़े हिंसा के एक परेशान करने वाले ट्रेंड की ओर इशारा करते हैं जो जुलाई 2024 में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से तारी हुई। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2 दिसंबर को नरसिंदी जिले में 42 साल के गोल्ड ट्रेडर प्रंतोष कोरमोकर को प्लेग्राउंड में बुलाकर मार दिया गया। उसी दिन फरीदपुर में 35 साल के उत्पल सरकार की हत्या कर दी गई। 7 दिसंबर को रंगपुर में 75 साल के जोगेश चंद्र राय की हत्या कर दी गई। उनकी पत्नी को भी बेरहमी से मार दिया गया। 12 दिसंबर को कोमिला जिले में 18 साल के ऑटो रिक्शा ड्राइवर शंतो चंद्र दास का मर्डर किया गया। 18 दिसंबर को दीपू चंद्र दास और 24 दिसंबर को अमृत मंडल की भीड़ ने हत्याएं की। 29 दिसंबर को विजेंद्र विश्वास और 1 जनवरी को खोकोन चंद्र दास को मार डाला गया। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस इस हिंसा को लगातार कम करके पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कभी इन्हें आपसी झगड़े या रंजिश का रिजल्ट बताते हैं तो कभी अपवाद। हालांकि तमाम मानवाधिकार और स्वतंत्र संगठन लगातार अपनी रिपोर्ट्स में इन घटनाओं को सांप्रदायिक नफरत का ही परिणाम बता रहे हैं। रिपोर्ट्स कहती हैं कि शेख हसीना की सत्ता जाने के बाद से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक विरोधी हिंसा बढ़ी है। सुनियोजित तरीके से उनके पूजा स्थलों और बिजनेस को निशाना बनाया गया और बनाया जा रहा है। कानून व्यवस्था की स्थिति तेजी से बिगड़ी है और आंकड़े भी इसकी तस्दीक करते हैं। बांग्लादेश में आइन ओ सालिश केंद्र नाम का एक NGO है, ह्यूमन राइट्स के क्षेत्र में काम करता है। उसके दिसंबर 2025 के आंकड़ों के मुताबिक 2025 में कुल 197 लोग भीड़ की हिंसा में मारे गए। 2024 के आंकड़ों को मिला दें तो संख्या हो जाती है 293। बात यह भी है कि क्या बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे इन हिंसक हमलों की जांच भी हो रही है? क्या जांच का इंटेंट, जो नीयत, वो दिखाया भी जा रहा है? अंतरिम सरकार चला रहे लोगों के बयानों और बाकी गतिविधियों से तो ऐसा नहीं लगता। अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी यही चिंता जता रहे हैं। बांग्लादेश की यह हिंसा सिर्फ घरेलू ताने बाने पर ही नहीं
भारत के साथ उसके द्विपक्षीय संबंधों पर भी असर डाल रही है। भारत ने लगातार इन हत्याओं पर चिंता जताई है, लेकिन दूसरी ओर बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाओं को भड़काया जा रहा है। विश्लेषक इसके पीछे राजनीतिक हितों को जिम्मेदार बताते हैं और इस्लामिस्ट ताकतों के उदय को भी। और अब इसी की जद में आ गया है क्रिकेट भी। मुस्तफिजुर रहमान विवाद के बाद से बात लगातार बढ़ती जा रही है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीबी इस जिद पर अड़ गया है कि उनकी टीम इस वर्ष का T20 वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं आएगी। आईसीसी से उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि उनके मैच श्रीलंका शिफ्ट कर दिए जाएं। बीसीबी का कहना है कि भारत में उनकी टीम सुरक्षित नहीं होगी। इधर आईसीसी की ओर से अभी तक इस रिक्वेस्ट पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। दरअसल मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 के लिए केकेआर ने अपने साथ रिकॉर्ड 9 करोड़ 20 लाख रुपए में जोड़ा था। आईपीएल के लिए चुने गए बांग्लादेश के एकमात्र क्रिकेटर। विवाद इसलिए शुरू हुआ क्योंकि भारत में कुछ बीजेपी नेताओं और धर्मगुरुओं ने इसके लिए शाहरुख खान को टारगेट किया। इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की। सांप्रदायिक इसलिए क्योंकि निशाने पर सिर्फ और सिर्फ एसआरके रहे, जबकि केकेआर की को-ओनर जूही चावला और उनके पति जयेश मेहता भी हैं। इस बीच बीसीसीआई का फैसला आया। केकेआर से कहा गया कि वो रहमान को रिलीव कर दें, इसके बदले उन्हें रिप्लेसमेंट चुनने का मौका दिया जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस में छपी देवेंद्र पांडे की रिपोर्ट बताती है कि ये फैसला बीसीसीआई में बहुत ही ऊपर के स्तर पर लिया गया। बाकी सदस्यों से कोई चर्चा इसकी नहीं की गई। बीसीसीआई के इसी कदम के बाद ही बीसीबी के एक के बाद एक ऐलान आए। बांग्लादेश में आईपीएल के प्रसारण पर बैन लगाने का फैसला लिया गया। हालांकि बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड भले ही भारत की छवि एक असुरक्षित देश के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके नागरिक लगातार कोलकाता आ रहे हैं इलाज के लिए। इसे मेडिकल टूरिज्म भी कहा जाता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि अब भी कोलकाता के अस्पतालों में बांग्लादेशी मरीजों की अच्छी खासी संख्या मौजूद है। भारत के पर्यटन मंत्रालय का डेटा बताता है कि 2024 में करीब 4,82,000 बांग्लादेशी मेडिकल टूरिस्ट के नाम पर भारत आए, मेडिकल इलाज कराने के लिए आए। 2023 में करीब 5 लाख आए थे। 2025 का आंकड़ा अब तक आया नहीं है, लेकिन अनुमान के मुताबिक इसमें कोई बहुत भारी कमी नहीं आई है। दूसरी ओर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर किए जाने की बांग्लादेश में आलोचना तो हुई है, लेकिन सवाल बीसीबी के रवैये पर भी उठे हैं। मसलन बांग्लादेश के एक चर्चित स्पोर्ट्स एडिटर आरिफुल इस्लाम ने शाकिब अल हसन का जिक्र किया है। शाकिब अल हसन को तो आप जानते ही होंगे, बांग्लादेश के सदाबहार ऑलराउंडर। उनकी एक पहचान ये भी है कि वो अवामी लीग के सांसद रहे हैं। अवामी लीग यानी शेख हसीना की पार्टी, और इसी वजह से शाकिब तख्ता पलट के बाद से अपने देश नहीं लौट पाए हैं। शेख हसीना के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों पर फायरिंग से जुड़े एक मामले में उन्हें भी आरोपी बनाया गया है। तो स्पोर्ट्स एडिटर आरिफुल इस्लाम ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा, अब तक के सबसे अच्छे क्रिकेटर बांग्लादेश के बहुत पॉपुलर स्टार शाकिब अल हसन को भीड़ के डर से घर लौटने की इजाज़त नहीं मिली है। पूरी सरकारी मशीनरी भीड़ के सामने देश के आइकॉन की सुरक्षा पक्की नहीं कर सकती। भीड़ इतनी भयानक है तो भारत अपनी घरेलू लीग में मुस्तफिजुर के साथ इतनी परेशानी क्यों उठाना चाहेगा। उन्होंने आगे लिखा कि शाकिब तो बस एक उदाहरण है। पूरा देश भीड़ के राज पर चल रहा है। जो लोग दिन रात भारत विरोधी शगुफे उछालते हैं वो असल में हमारे देश के लिए बहुत नुकसान पहुंचाने वाला है। हालांकि उन्होंने ये भी लिखा कि भारत के क्रिकेट बोर्ड को भी कट्टरपंथियों के आगे नहीं झुकना चाहिए था और मुस्तफिजुर को बाहर नहीं करना चाहिए था। इसी तर्ज पर सवाल और भी उठ रहे हैं कि क्या क्रिकेट के जरिए राजनीतिक फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा रही है? अगर हाँ, तो इससे पूरे दक्षिण एशिया में क्रिकेट को कितना नुकसान हो सकता है? हमने एक्सपर्ट से पूछा। थोड़ा सा आश्चर्यजनक रहा है, क्योंकि किसी को लगा नहीं था कि बीसीसीआई इतना बड़ा कदम उठाएगा, क्योंकि देश में आवाजें तो उठ रही थी। हम पाकिस्तान के साथ यूजुअली ऐसा रवैया देखें कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, पर बांग्लादेश के साथ ऐसा प्लेयर को कहा जाए कि तुम आईपीएल किसी फ्रेंचाइजी को बोला जाए या केकेआर को बोला जाए कि मुस्तफिजुर रहमान को आप ना ले और किसी और को रिप्लेसमेंट ले लें, ये थोड़ा बहुत ही आश्चर्य था, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं है। और ये निर्णय अगर केकेआर की तरफ से आता तो समझ में आता कि चलो उन्होंने सेंटीमेंट देखा है, पर बीसीसीआई ने लिया है। अब बीसीसीआई ने क्यों लिया है वो एक दिख रहा है साफ साफ कि बीसीसीआई पॉलिटिकल प्रेशर में आई है। हम जो इंडिया पाकिस्तान देखते हैं, सेंटीमेंट अलग है, सिचुएशन अलग है, हम वॉर होके आए हैं, तो समझ में आता है। बांग्लादेश से इतनी हमारी दिक्कत कभी नहीं रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको जो नेबरिंग कंट्री को साथ में रखना जरूरी है। आप इसको वर्ल्ड क्रिकेट में अगर आप इसका देखें, हम ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ हमारा बनता नहीं है। अब हमने ये प्रकरण के बाद ये सिद्ध कर दिया कि हमारा बांग्लादेश भी नहीं जमेगा, तो ऑटोमेटिक जो आईसीसी में वोटिंग होगी, वो 14 वोट होते हैं,
उसमें से 2 हमारे अगेंस्ट जाएंगे, ये हमारे बहुत ही लॉन्ग टर्म में घातक है। अभी इस आप सबको देखें तो ठीक लग रहा है कि चलो ये निर्णय लिया है बांग्लादेशी प्लेयर को नहीं खेलना चाहिए, फिर इसका अंत कब होगा? इसका अंत तो है ही नहीं, क्योंकि आज ये कोई गारंटी नहीं दे सकता कि जो बांग्लादेश में कुछ दिन पहले हुआ है वो आगे नहीं होगा। क्या अगर एक प्लेयर को ना खिलाने से अगर ऐसा हो सकता है कि चलो ये रुक जाएगा तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, आप करें इसे, पर लेकिन ऐसा तो होने वाला है नहीं, क्योंकि जो सिचुएशन चल रही है बांग्लादेश में सबको पता है। तो मेरे हिसाब से बीसीसीआई ने जो निर्णय लिया है वो पहली बार पॉलिटिकल दिख के आया है। इतने दिन पॉलिटिकल नहीं दिख के आया था, दिख के ये आया था कि सेंटीमेंट है। पर हाँ, बीसीसीआई को ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये लॉन्ग रन में आपको घातक करेगा। कट्टरता कहीं पर भी बढ़े उसका विरोध जरूरी है, क्योंकि कट्टरता और हिंसा का हासिल सिर्फ और सिर्फ बर्बादी होती है। आगे जो भी होगा हम आपको बताएंगे। अब दूसरी बड़ी खबर की बारी। 3 दफे पोस्टपोन होने के बाद आज फाइनली उत्तर प्रदेश में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हो गई। अभी तक राज्य में 15 करोड़ 44 लाख वोटर थे। एसआईआर के बाद 12 करोड़ 55 लाख हो गए हैं। करीब 2 करोड़ 89 लाख यानी 18.70% नाम हट गए हैं। 12 राज्यों में हुई एसआईआर प्रक्रिया में सबसे ज्यादा नाम यूपी में ही हटे हैं। 2 करोड़ 89 लाख नामों में 46,23,000 मृतक हैं। 2 करोड़ 17 लाख लोग अपने घर से शिफ्ट हो चुके हैं। 25,57,000 लोगों के एक से ज्यादा जगहों पर रजिस्ट्रेशन हैं। जिनके नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है वो 6 फरवरी तक अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं। उन्हें अपने इलाके के BLO यानी बूथ लेवल अधिकारी से संपर्क करना होगा। जिन्हें अपना नाम जुड़वाना है उन्हें फॉर्म 6 भरना होगा। जिनका नाम गलत दर्ज है उन्हें फॉर्म 7 और जिन्हें किसी भी तरह का संशोधन कराना है उन्हें फॉर्म 8 भरना होगा। फॉर्म को ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से जमा किया जा सकता है। इसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट, निवास और पहचान प्रमाण पत्र जरूरी होगा। 27 अक्टूबर को 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर शुरू हुआ था। करीब 1 महीने बाद यानी 30 नवंबर को नाम जोड़ने हटाने की अवधि को 1 हफ्ते बढ़ाकर के 4 दिसंबर से 11 दिसंबर कर दिया गया। 11 दिसंबर को 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को और मोहलत दी गई, यानी समय की अवधि फिर से बढ़ाई गई, जिसमें सबसे ज्यादा समय 2 हफ्ते का उत्तर प्रदेश को मिला। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा बोले कि वोटर लिस्ट का ये अब तक का सबसे बड़ा सफाई अभियान है। और क्या कहा सुनिए। जिनका नाम ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में आ गया, जिनका नाम सालेख्य मतदाता सूची में आ गया है, उनका नाम अगर कटना है तो बिना उनको नोटिस दिए हुए और बिना AERO या ERO के लिखित स्पीकिंग ऑर्डर के बिना उनका नाम कटेगा नहीं। और कुछ लोगों को नोटिस जाएगा, अगर किसी ने फॉर्म 7 भरा है किसी व्यक्ति का नाम कटवाने के लिए तो भी नोटिस जाएगा, या जिनकी मैपिंग इस गणना चरण में नहीं हुई उनको नोटिस जाएगा। सो प्रयास ये है कि हम लोग कोई भी पात्र मतदाता है वो इससे छूटे नहीं। हमारे फाइनल इलेक्टोरल रोल जो SIR का आ रहा है तो इसके लिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में हमारे पास फॉर्म 6 राजनीतिक दलों के सहयोग से और आपके माध्यम से जो अवेयरनेस हम कर रहे हैं उसके माध्यम से जनता तक बात पहुंचेगी और अपना नाम लोग चेक करके फॉर्म 6 भरेंगे। विपक्ष की भी प्रतिक्रिया आई। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय नाम हटाए जाने पर बोले कि ये साजिश है, इसकी जांच होनी चाहिए। कांग्रेस के ही गुरदीप सिंह सप्पल ने ट्वीट करके कहा कि उनका और उनके परिवार का नाम लिस्ट में नहीं है। कारण बताया कि घर का साहिबाबाद विधानसभा से नोएडा शिफ्ट होना। लिखा कि हमें बताया गया कि SIR में शिफ्ट हुए वोटरों का नाम बरकरार रखने का कोई प्रावधान नहीं है। पूरी तरीके से प्रदेश के अंदर एक ऐसी प्रक्रिया, जल्दबाजी की प्रक्रिया की गई जिससे आज अफरा तफरी का माहौल बना। मुझे लगता है कि जो ये 2.89 करोड़ 89 करोड़ लोग जो कटे हैं नाम, इसमें निश्चित तौर से ये जांच का विषय है, इसको जांच करानी चाहिए। और इसमें जो 1 करोड़ 13 लाख फॉर्म जो बांटे गए थे वो वापस नहीं आए। मुझे लगता है कि ये एक बहुत गहरी साजिश है या बड़ी बात है। इस पर जाँच करानी चाहिए और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उधर SIR को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार चुनाव आयोग के खिलाफ लामबंद है। पार्टी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है, जिसमें प्रक्रिया पर स्पष्ट गाइडलाइंस जारी करने की मांग की है। TMC का आरोप है कि 16 दिसंबर को जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट ने योग्य और असल वोटर्स के लिए भ्रम और समस्याएं पैदा कर दी हैं। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये तक आरोप लगाया कि चुनाव आयोग
व्हाट्सएप मैसेज के आधार पर फैसले ले रहा है। पश्चिम बंगाल में ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद अब आपत्तियां दर्ज कराने का काम चल रहा है। कई नाम ऐसे हैं जिनके फॉर्म में कुछ दिक्कतें हैं। इसे दुरुस्त कराने के लिए इन लोगों को स्थानीय चुनाव अधिकारी की ओर से नोटिस भेजा गया है। नोटिस में ही सुनवाई की डेट, समय और जगह लिखी होती है। सुनवाई आमतौर पर स्थानीय स्तर पर होती है, जैसे स्कूल, सरकारी ऑफिस, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस या सब डिविजनल ऑफिस, BDO या SDO के ऑफिस में, या विधानसभा क्षेत्र के निर्धारित हियरिंग सेंटर में। वहां असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर या इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के सामने AERO या ERO के सामने पेश होना होता है। TMC सांसद अभिषेक बनर्जी का दावा है कि नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को भी नोटिस भेजा गया है। अभिषेक ने इस पर दुख जताया। हालांकि चुनाव आयोग ने उनके दावों पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दूसरी बड़ी खबर में इतना ही। अब सुर्खियों की बारी। जनवरी का महीना और JNU एक बार फिर से चर्चा में है। 5 साल पहले कैंपस में हुई हिंसा की 6ठी बरसी मनाई गई, लेकिन आरोप है कि कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विवादित नारे लगे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने पर JNU प्रशासन हरकत में आया। घटना की शिकायत वसंत कुंज थाने में की गई। FIR दर्ज करने की मांग की गई। JNU प्रशासन ने अपनी शिकायत में लिखा कि रात करीब 10 बजे JNU SU से जुड़े छात्रों ने अ नाइट ऑफ रेजिस्टेंस विद गुरिल्ला ढाबा नाम का कार्यक्रम शुरू किया। शुरू में लगा कि ये सिर्फ 2020 हिंसा की बरसी को लेकर है, लेकिन उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज होने के बाद माहौल बदल गया। कुछ छात्रों ने बहुत आपत्तिजनक, भड़काऊ और उत्तेजक नारे लगाए। ये नारे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। जानबूझकर और बार बार ये नारे लगाए गए। उधर JNU प्रशासन ने इंटरनल जांच भी शुरू कर दी है। पता करने की कोशिश की जा रही है कि असल में नारे किस किस ने लगाए। अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने प्रशासन के एक अधिकारी के हवाले से लिखा है कि अभी तक कुछ छात्रों के नाम पता चले हैं, लेकिन जाँच के बाद इसमें और नाम जुड़ सकते हैं। JNU छात्र संघ ने नारों का बचाव किया है। अदिति मिश्रा जो JNU SU प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने न्यूज़ एजेंसी PTI से कहा कि विरोध प्रदर्शन में लगाए गए सभी नारे वैचारिक थे और किसी पर व्यक्तिगत रूप से हमला नहीं करते थे। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने नारों का विरोध किया। ABVP की JNU यूनिट के उपाध्यक्ष मनीष चौधरी बोले कि इस तरह के नारे अब JNU में आम बात हो चुकी है। मामले में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आईं। बीजेपी ने इन नारों की आलोचना की। कांग्रेस ने इसके लिए बीजेपी की राजनीति को जिम्मेदार ठहराया। JNU में जो नारे लगे वो निंदनीय है, कोई उसकी हिमायत नहीं कर सकता। लेकिन दिल्ली पुलिस का दावा है कि उन्हें पहले से मालूम था, फिर खामोश क्यों थे? क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गिरफ्तार किया? JNU के अंदर जो भी नारे लगे उन लड़कों को पकड़ना चाहिए। और मुझे यकीन है कि ये RSS और BJP से जुड़े हुए लोग होंगे, क्योंकि इन नारों का फायदा भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति के लिए उठाती है। JNU में पढ़ने वाले कुछ छात्र स्टूडेंट की परिभाषा में नहीं आते हैं। वो देश विरोधी हरकतों में शामिल है, ऐसा दिखा है कल भी। जो ये नारा लगाता है देश के प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का, कब्र खोदने की बात करता है, और वो शर्जील इमाम और उमर खालिद जैसे दंगाइयों की आतंकी होने का आरोप है उनके ऊपर, अगर उनका सपोर्ट कर रहा है तो निश्चित रूप से बहुत ही दुखद घटना है। और JNU में जिन्होंने नारा लगाया है उसकी जांच करके जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। आज का लल्लन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि। दिन भर मोबाइल में लगे रहो, डेटा खत्म, खेल खत्म, खेल खत्म बेटा। बस यही जिंदगी हो गई हमारी। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी बनाना चाहते हैं तो आइए शनिवार 10 जनवरी को पटना के बापू सभागार। उस दिन है लल्लन टॉप का बिहार अड्डा। और कुछ लाइनें भी हैं। लाइनें जैसी हैं कि मुरेठा हो या शॉल हो, भूजा हो या बवाल हो, लेकिन आ रहे हैं पवन सिंह और आ रहे हैं कई सारे कलाकार। होगा लल्लन टॉप क्विज, मिलेगा गुलाबी वाला तकिया। अगर जीतना है, अगर आना है, अगर देखना है, अगर सुनना है, अगर मिलना है तो thelallanTop.com पर बने हुए लगे हुए बैनर पर जाइए, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करिए, रजिस्ट्रेशन करिए, पहुंच जाइए जनवरी के सबसे धाकड़ इवेंट में। हजरात हजरात हजरात, गाना बजा।